जय श्री कृष्ण। आज हमारा एस्ट्रोलॉजी का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने देखा कि राशि क्या होती है, लग्न क्या होता है, लग्न चार्ट जो होता है कुंडली का वो क्या होता है, और राशि, हम जो राशि देखते हैं कि भाई चंद्र जिस राशि में गोचर कर रहा होता है हमारे बर्थ टाइम पे, उस टाइम पे जो राशि होती है उसके हिसाब से हमारा नाम रखा जाता है। तो नाम राशि या चंद्र राशि क्या होती है वो देखा। और बहुत सी बार हमको ये लग्न चार्ट के बारे में, जब हम बेसिक बेसिक ही जानते हैं तो हमें लग्न चार्ट के बारे में नहीं पता होता है। तो लग्न चार्ट क्या डिफरेंट होता है, वो चंद्र राशि डिफरेंट होती है, वो चीज़ें हमने बेसिक समझी। फिर किस तरह से लग्न बनता है, ईस्ट होराइजन के अंदर हम जब बर्थ लेते हैं उस टाइम पे ईस्ट होराइजन पर जो राशि पड़ती है वो लग्न राशि बनती है। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर समझी। उसके बाद कुंडली जो होती है, किस तरह से प्लैनेट डिफरेंट डिग्री पे होते हैं तो उस हिसाब से हम स्क्वायर शेप के अंदर कुंडली बनाते हैं, और उस कुंडली में किस तरह से प्लैनेट प्लेस होते हैं उसका बेसिक, उसको रीड कैसे करते हैं, 1 2 3 4 कहाँ पे किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें हमने बेसिक फर्स्ट लेक्चर के अंदर समझी। अभी आज हम उससे थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट हाउसेस क्या होते हैं वो थोड़ा सा देखते हैं, उसके साथ दूसरी चीज़ें भी एक्सप्लोर करते हैं। अभी लास्ट टाइम हमने काल पुरुष की कुंडली में क्या होता है वो भी देखा था कि भाई अगर काल पुरुष की कुंडली है तो काल पुरुष मतलब कि एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो काल पुरुष कहा गया है भगवान श्री विष्णु को। तो भगवान श्री विष्णु की जो कुंडली बनती है काल पुरुष की कुंडली, उसमें हम अभी तक भी अभी भी हम प्लेनेट नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ काल पुरुष की कुंडली बना रहे हैं। तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से हाउसेस किस तरह से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब ये जो 12 हाउसेस आ गए, ये 12 हाउसेस हर एक हाउसेस कुछ डिफरेंट चीज़ों को दिखाता है, कुछ डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे संचित कर्म जो थे पिछले बहुत सारे जन्मों के में, हमने जो जो भी कुछ कर्म किए हैं उस कर्मों में से हमने जो जो भी कर्म इस जिंदगी में लेकर आए हैं, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, जो हमारा इस जिंदगी का प्रारब्ध बनता है, वो इस 12 हाउसेस के अंदर कहाँ पे कौन से ग्रह प्लेस्ड होते हैं वो दिखा सकते हैं। तो उस वो जब हमें पता चलता है तो उसके बेसिस पे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या उसके बेसिस पे हम ये समझ सकते हैं या सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में या तो प्रेजेंट टाइम में हमारी जो सिचुएशन है या पास्ट में क्या हो गया था हमारे साथ, वो क्यों हुआ था और किस तरह से हुआ था या हो रहा है या होने वाला होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें एक साथ देखनी पड़ती है, और वो बहुत सिंपल भी होता है, अगर समझ सको तो वो बहुत सिंपल है, अगर नहीं समझ सकते हो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं जितना भी सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी हम प्लेनेट प्लेस नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको ये समझाऊंगा कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के हाउसेस है, उस हाउसेस के बाय डिफॉल्ट काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मालिक कौन बनता है। मतलब कि अगर मेरा फैमिली है तो मेरे घर के अंदर मेरे फैमिली में मैं मालिक बना तो मेरा घर हुआ। हम जिस तरह से अपना घर बोलते हैं कि ये मेरा घर है, हमारे पापा है या हमारे दादा है तो उनका घर हुआ। तो उसी तरह से ये जो 12 हाउसेस है, इन 12 हाउसेस के अंदर कौन रूल कर रहा है, उसका मालिक कौन है बाय डिफॉल्ट, वो समझने की कोशिश करेंगे। और जब हमारा बर्थ होता है उस टाइम पे हमारे जो 12 हाउसेस है तो उस हिसाब से उस 12 हाउसेस के मालिक कौन बनते हैं ये आप समझ पाओगे। हर एक की कुंडली में डिफरेंट रहते हैं। चलिए, तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से फर्स्ट हाउस के अंदर नंबर होता है 1, तो इसका मालिक बनता है मार्स, मंगल। फिर सेकंड सेकंड एंड सेवेंथ, इन दोनों का मालिक बनता है वीनस। यहां पे मैं सिर्फ वीई लिख रहा हूं, जगह कम है इसलिए। फिर थर्ड जो है
थर्ड हाउस का मालिक एंड सिक्स हाउस का मालिक जो होता है वो होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी स्मॉल में लिख रहा हूं एमी। फिर फोर्थ हाउस जो है, फोर्थ हाउस का रूलर है मून, चंद्र। फिफ्थ हाउस जो है चंद्र के बाद आता है हमारे ग्रहों के राजा कहे जाए तो सूर्य, सन। SU स्मॉल में लिख रहा हूं यहां पे भी। नाउ 6 7 आ गए। एट हाउस, एट हाउस जो है उसके मालिक बनते हैं हमारे मंगल देव, अगेन मार्स, MA मार्स। नाइन्थ हाउस जो है हमारा, नाइन्थ हाउस के रूलर बनते हैं जुपिटर, बुद्धि के, बुद्धि नहीं, ज्ञान के देवता, ज्ञान के ग्रह जो बोले जाते हैं, तो जुपिटर, JU लिख रहा हूं स्मॉल में। गुरु ग्रह जो हमारा होता है वो। टेंथ जो है, टेंथ के जो रूलर होते हैं वो होते हैं बाय डिफॉल्ट सैटर्न, शनि। और 11th के मालिक भी होते हैं सैटर्न। अभी 11th में ऐसा है, राहु और केतु ये दो जो ग्रह होते हैं वो हमेशा रेट्रो रहते हैं, हमेशा वो उल्टी चाल चलते हैं और एक दूसरे के सामने रहते हैं। जो ग्रह जो होते हैं वो 7 ग्रह है जो नॉर्मल चाल चलते हैं, जो नॉर्मली गोल गोल जो राउंड राउंड घूमते हैं, तो एक डायरेक्शन के अंदर, सेम डायरेक्शन के अंदर वो घूमते हैं। लेकिन दो ग्रह जो है वो हमेशा इन 7 प्लैनेट से उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं, वो है हमारे राहु और केतु। तो यहाँ पे कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये कहा जाता है कि 11th जो हाउस है, 11th, तो उसमें सैटर्न तो रूलर है ही, लेकिन सैटर्न के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि राहु जो है, राहु क्या है, तो राहु है हाफ पावर का सैटर्न। मतलब कि सैटर्न के पास जब 100% पावर होता है तो राहु जो होता है वो 50% का पावर का वाला सैटर्न कहा जा सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं राहु को भी रूलर माना गया है। रूलर नहीं तो यहाँ पे जब भी राहु होता है तो वो बहुत अच्छे से काम करता है। जब भी राहु 11th हाउस में आता है, या तो 11th हाउस की जो राशि होती है, 11th हाउस की राशि होती है हमारी कुंभ राशि। तो कुंभ राशि अभी, अगर ये जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आज जुलाई 2025, तो अभी राहु 11th मतलब कि कुंभ राशि में ही है। तो जब भी राहु 11th में आता है तो वो हर एक राशि में राहु रहता है 18 मंथ्स। तो पूरे 12 हाउसेस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, एक बार गिन के देख लो। तो जब जब भी राहु पूरा चक्कर घूम के, पूरा 360 डिग्री का सर्कल कंप्लीट करके वापस से 11th हाउस में आता है, तो उस टाइम पे वो पूरा नया, कुछ ना कुछ नया अपग्रेडेशन लेके आता है, जो पूरा रिवॉल्यूशन लेके आता है। राहु क्या रिप्रेजेंट करता है, तो राहु रिप्रेजेंट करता है जिसको हम छू नहीं सकते उस तरह की टेक्नोलॉजी को। जैसे कि इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, राहु, इंटरनेट से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें इन्फ्लुएंस रहता है जो राहु का रहता है। तो अभी जो हम जुलाई 2025 में जी रहे हैं, दिसंबर 2026 तक राहु कुंभ में रहेगा। तो कुंभ के अंदर के 18 मंथ्स टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे रिवॉल्यूशन लेके आएंगे। ये 18 मंथ जो होंगे वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी को, टेली कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी रहती है उसको पूरी तरह से एक नए युग में एंटर करवाएगा राहु। सो 11 का रूलर सैटर्न है, लेकिन राहु यहाँ पे जब भी आता है तब पूरे का पूरा मतलब चेंज ला के रख देता है। तो आप देखोगे कि दिसंबर 26 तक, दिसंबर 2026 तक AI के अंदर बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो चुका होगा, और इंटरनेट से जुड़ी चीज़ें जो होती है उससे जुड़ी चीज़ों में भी बहुत बड़े बड़े रिवॉल्यूशन हो जाएंगे 18 मंथ्स के अंदर। फिर जब नया युग कब आएगा, जब राहु वापस से पूरा उल्टा घूम के वापस यहाँ पे आएगा,
तब वापस से नया रिवॉल्यूशन आएगा। फिर हमारा जो 12th है, तो 12th के अगेन रूलर बनते हैं जुपिटर। जुपिटर 9th एंड 12th के रूलर है। उस तरह से मार्स जो है वो मार्स 1 एंड 8 के रूलर है, और 3rd एंड 6th के रूलर है मर्क्यूरी, एंड 2nd एंड 7th के रूलर है वीनस। जिस तरह से एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे पास भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती है, तो ग्रहों के पास भी एक से ज्यादा घर है, दो ग्रह, कुछ ग्रह के पास एक है, कुछ ग्रह के पास दो घर है। अभी देखो, ये हो गया रूलर। अभी हमारी कुंडली के अंदर जो ग्रह रहते हैं वो ग्रह कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस के अंदर होते हैं, इंडिविजुअल भी होते हैं और एक से ज्यादा भी बैठे हुए होते हैं। तो अभी हो जाता क्या है कि उसको हमें किस तरह से देखना है और किस तरह से टाइम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है उसमें। क्योंकि जब हम जन्मे थे, जब हमारा बर्थ हुआ था, तब प्लैनेट जिस पोजीशन में थे वो एक स्नैपशॉट लिया गया था और वो हमारी बनी है कुंडली। लेकिन ग्रह का मूवमेंट तो कंटिन्यू हो रहा है। तो जो मूवमेंट कंटिन्यू हो रहा है, मतलब कि प्रेजेंट की सिचुएशन के अंदर अगर प्रेजेंट के टाइम का को हमें देखना है या समझना है कि इस टाइम में मेरे साथ क्या होने वाला है, तो उसको समझने के लिए हमें प्रेजेंट में जो भी टाइमिंग के हिसाब से कुंडली बन रही है, प्रेजेंट के टाइम में जो भी स्नैपशॉट बन रहा है, उसको देखना पड़ेगा। तो एक तरफ हमारी कुंडली और दूसरी तरफ प्रेजेंट में जो ग्रह गोचर कर रहे हैं, उस हिसाब से कौन क्या कुंडली बन रही है उसको देखना पड़ेगा। 2 साल के बाद की कुंडली देखनी है तो 2 साल के बाद ग्रह का गोचर क्या बन रहा है वो देखना है। लेकिन आप जब भी गोचर को देख रहे हो तब उस टाइम पे आपको देखना है, चंद्र राशि को फॉलो करना है। अगर आप बर्थ के टाइम पे क्या कर्म लेके आए हो उसको देखना है, तो आपको लग्न राशि को फॉलो करके देखना है। ना फर्स्ट हाउस को देखा जाए, फर्स्ट हाउस जो है वो बाय डिफॉल्ट काल पुरुष की कुंडली जो है उसमें यहाँ पे रूलर मार्स बन रहा है। आपकी कुंडली में कोई और रूलर बन रहा होगा, डिपेंड करता है यहाँ पे कौन सा नंबर आता है। अगर यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 6, तो आपका फर्स्ट हाउस का रूलर बन गया कौन, 6 पे जो है वो मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी यहाँ पे आएगा। तो मर्क्यूरी जो होगा वो आपके फर्स्ट हाउस का रूलर बनेगा। फिर सेकंड हाउस का रूलर कौन बनेगा, तो सेकंड हाउस में 7 लिखा होगा, यहाँ पे आपकी कुंडली में अगर 6 लिखा है तो की बात है, तो वहां पे आपका रूलर बन जाएगा वीनस। फिर थर्ड पे आएगा कौन, तो कि भाई मार्स आएगा। तो इस हिसाब से आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। लेकिन आपको उस टाइम पे देखना क्या है, लग्न कुंडली। लग्न कुंडली को देखो, लग्न कुंडली के अंदर यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो आपके फर्स्ट हाउस का रूलर बनेगा। अगर यहाँ पे 12 लिखा हुआ है तो 12 का जो रूलर रहता है वो जुपिटर होता है, तो आपके फर्स्ट हाउस का रूलर जुपिटर बन गया। इस हिसाब से आप समझ सकते हो। अभी आपकी जो भी कुंडली बन रही है और आपकी कुंडली में जो भी फर्स्ट हाउस का रूलर बन रहा है, उस हिसाब से सारे प्रेडिक्शन और सारी चीजों को हम डिफर और उसको देख सकते हैं। वहां पे कौन से ग्रह प्लेस है, ग्रह प्लेस्ड है, या फिर हाउस जो है वो एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो उस हाउस का रूलर कहाँ पे है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। अभी हम फर्स्ट हाउस जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका थोड़ा सा बहुत बेसिक सी चीजें हम देखेंगे। तो फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस के अंदर, फर्स्ट हाउस से हम क्या देख सकते हैं, फर्स्ट हाउस से हम देख सकते हैं कि जो भी पर्सन की कुंडली है उस पर्सन का फिजिकल बॉडी किस तरह से होगा। मतलब कि जो भी मैं अभी, मतलब ये टी शर्ट, एक सिंपल सी टी शर्ट पहनी हुई है, चश्मे पहने हुए हैं, इंसान का दिख कैसा रहा है, उसकी फिजिकल बॉडी कैसी है, उसका नेचर कैसा है, उसका पूरा व्यक्तित्व कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, तो वो सारी चीजों को डिस्क्राइब कर सकता है कौन, फर्स्ट हाउस। कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस किस तरह से है, उसमें ग्रह है या नहीं है, उसका रूलर कहाँ पे है, तो ये सारी चीजें आपको बता सकती है। वो यहाँ वहां पे कौन सी राशि पड़ रही है,
ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपको दिखा सकती है कि वो पर्टिकुलर पर्सन किस तरह का है, उसका नेचर कैसा है और उसका पूरा व्यक्तित्व और उसका फिजिकल पूरा स्ट्रक्चर अपीयरेंस किस तरह का है। फिर सेकंड हाउस जो है वो सेकंड हाउस के अंदर सेकंड हाउस का रूलर कौन बन रहा है, उसमें कौन से ग्रह प्लेस्ड है, ये सारी चीजें, उसमें कौन सी राशि आ रही है, ये सारी चीजें आपको क्या दिखा सकती है, ये सारी चीजें आपको दिखाएगी कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो किस तरह के फैमिली से बिलोंग कर रहा है, उसके फैमिली के अंदर ये पर्सन किस तरह का बिहेव कर रहा है, फिर वो पर्सन जो भी कुछ अर्न कर रहा है वो कितना सेव कर पा रहा है, या अपने उसका किस तरह से मतलब सेविंग का बेनिफिट किस तरह से उठा पा रहा है। तो कुछ चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। फिर देखा जाए तो हमारा थर्ड हाउस जो है वो बेसिकली हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलर उस पर्सन का सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से वर्क करता है। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा, हम सबको पता है कि हमारे जो ब्रेन है वो ब्रेन दो तरह के रहते हैं, एक जो हम नॉर्मली सोचते हैं वो, और दूसरा हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो। तो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक मतलब पूरा डिफरेंट डेडिकेटेड सेशन हो सकता है। लेकिन ये थर्ड हाउस जो है उसमें कौन से ग्रह प्लेस्ड है, उसमें कौन सी राशि पड़ रही है, और उसमें उसमें उसका लॉर्ड कहाँ पे जाके बैठा हुआ है, वो अच्छी कंडीशन में है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देख के हम उस पर्टिकुलर पर्सन के दिमाग के अंदर किस तरह के ख्याल है, उसका सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से वर्क करेगा, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके साथ साथ उसके जो भाई बहन है या कजिन्स है उनके उनके बारे में भी हम जान सकते हैं ये थर्ड हाउस से। फिर आ गया हमारा फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस के अंदर कौन से ग्रह प्लेस्ड है, फोर्थ हाउस के अंदर मेलिफिक या बेनिफिक, मतलब कि क्रूर ग्रह है या सौम्य ग्रह है, अच्छे ग्रह है, पॉजिटिव ग्रह है, नेगेटिव ग्रह है, या तो फिर ग्रह खराब होके बैठे हैं या किस तरह से बैठे हैं, वो सारी चीजें क्या दिखाएगा। तो फोर्थ हाउस जो है वो है सुख भाव, मतलब कि इंसान के जिंदगी में सुख कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा या दुख होगा उसके जिंदगी में। ये देखो, सुख दुख हर किसी की जिंदगी में आता जाता रहता है, वो साइकिल कभी ब्रेक नहीं होती है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पर्सन के पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, उसके पास किस तरह की फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल होगी, उसका सुख जो है लाइफ का वो उसको किस तरह से मिलेगा या मिला हुआ है, वो सारी चीज़ें अगर हमें देखनी है तो हम फोर्थ हाउस से देख सकते हैं। सिर्फ फोर्थ हाउस से देखना रीजनेबल नहीं है, बहुत सी दूसरी चीजें भी देखनी होती है, लेकिन बेसिक अगर हमें सबसे पहले देखा जाए तो फोर्थ हाउस को देखना चाहिए। फिर वो पर्टिकुलर पर्सन की जो मदर है, मदर के रिलेटेड की कोई चीज हमें देखनी है तो वो भी हम फोर्थ हाउस से देख पाएंगे। क्योंकि जो इंसान इंसान हो या कोई भी इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, अगर सुख जो है वो कहीं ना कहीं मदर ही है। ऊपर वाला जो हम भगवान बोलते हैं ना, तो भगवान को भी अगर मदर का सुख चाहिए, एक माँ की ममता क्या होती है, एक माँ का प्यार क्या होता है, वो अगर जानना होता है तो उसको कहीं ना कहीं पृथ्वी पे जन्म लेना ही पड़ता है, तभी जाके उसको ये समझ में आ पाता है कि माँ क्या होती है। तो जो फोर्थ हाउस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हर किसी की लाइफ में। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस से हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एजुकेशन उसका कैसा होगा, फिर उसके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, जो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है यंग जनरेशन के अंदर। तो अगर आपको रिलेट किसी किसी की भी कुंडली आपके पास अगर आ जाती है, आपको जो भी पसंद है उसकी, तो सबसे पहले आपको देखना है, फोकस करना है तो फिफ्थ हाउस पे कर सकते हैं। एजुकेशन देख सकते हो, रिलेशनशिप्स देख सकते हो, और अगर डेप्थ में अगर देखना है तो फिफ्थ हाउस बहुत सी चीज़ें दिखाता है। फिफ्थ, मैं एक सूत्र, सिंपल सा सूत्र है, मतलब अभी में भी अगर आप बिगिनर हो तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो नाइन्थ हाउस पड़ता है, नाइन्थ हाउस से अगर नाइन्थ हाउस है तो नाइन्थ हाउस जो है वो भाग्य का हाउस है,
अगर नाइन्थ से हम नाइन्थ देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड नाइन्थ। नाइन्थ से नाइन्थ पढ़ा है फिफ्थ। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि आप जो भाग्य में लेके आए हो उस भाग्य का भी भाग्य अगर देखना है तो फिफ्थ हाउस से देख सकते हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है फिफ्थ हाउस का। लॉर्ड कहाँ पे जाके बैठा है और किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में बैठा है, और फिफ्थ हाउस के अंदर कौन से प्लेनेट बैठे हैं, क्योंकि ये भाग्य दिखाता है। और भाग्य जो होता है, अगर आपको बच्चे जो मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं भाग्य से, तो कहीं ना कहीं ये भाव जो है वो एजुकेशन दिखाता है। एजुकेशन मतलब एबीसीडी कितनी पढ़ी है वो नहीं, एजुकेशन मतलब ओवरऑल लर्निंग, लाइफ के अंदर लर्निंग जो होती है वो किस तरह की उस पर्टिकुलर पर्सन की है। उसके बाद रिलेशनशिप्स कैसे है, वो दो चीज़ हो गई। थर्ड चीज़ ये भाग्य का भाग्य है, तो उससे हम बच्चों को भी देख सकते हैं कि भाग्य में बच्चे किस तरह से आपको मिलेंगे या है होंगे, या उनकी एनर्जी किस तरह से होगी। ये सारी चीज़ें हम फिफ्थ हाउस से देख सकते हैं। लेकिन देखिए, ये वाला जो लेक्चर है वो मैं बहुत बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ, तो ये बेसिक सी चीज़ों को देखने के बाद मतलब सीधा प्रेडिक्शन पे मत आ जाइएगा। प्रेडिक्शन जो है वो एस्ट्रोलॉजी का बहुत छोटा पार्ट है, बहुत छोटा पार्ट। जिंदगी को समझना है तो जिंदगी में फ्यूचर में क्या होने वाला है वो मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। प्रेडिक्शन बहुत छोटी सी और बहुत सिंपल सी चीज़ है। लेकिन ये बेसिक चीज़ों को समझने के बाद ये मत समझ लेना कि आपको प्रेडिक्शन आ जाएगी। प्रेडिक्शन आने के लिए बहुत सी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिंपल सी चीज़ें पहले समझो, उसके बाद हम टाइम टू टाइम देखते जाएंगे। फिर आता है हमारा सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस जो होता है वो बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर मोटा मोटा हमें समझना है या देखना है या समझना है तो हम समझ सकते हैं कि सिक्स्थ हाउस में रोग, ऋण और शत्रु, ये तीन चीज़ों को देखा जाता है। मतलब कि इंसान के जिंदगी में बीमारियां किस तरह की आने वाली है। उसके बाद ऋण मतलब कि लोन, अगर आप लोन ले रहे हो, या तो फिर कुछ कुछ लोग होते हैं पूरी जिंदगी मतलब लोन चुकाने में ही निकल जाती है। पूरी जिंदगी नौकरी की और नौकरी का सारा पैसा गया लोन में। तो ये जो सिचुएशंस होती है, लोन है या होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो किस तरह की होगी, आप उसको चुका पाओगे नहीं चुका पाओगे। रोग आपकी ज़िंदगी में होगा तो किस तरह का रोग होगा, पूरी ज़िंदगी हॉस्पिटल में बीतेगी या कभी कभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, या तो मेंटल हेल्थ के रिलेटेड के भी रोग हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। फिर रोग हो गया, ऋण हो गया, और ऋण मतलब कि सिर्फ इस लाइफ के लोन की बात नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर आपको देखना है तो एक्चुअल में सही में देखा जाए तो सिक्स्थ हाउस से आपको देखना है कि आप किस तरह का कर्मों का ऋण लेके आए हो। प्रीवियस पास्ट के जो हजारों जन्म हो चुके होंगे या करोड़ों जन्म हो चुके होंगे, उसमें से आप किस तरह का ऋण, कर्मों का बंधन लेके आए हो, वो आपको सिक्स्थ हाउस से देखना चाहिए। लोन है या नहीं है ये बहुत छोटी चीज़ है। इस जिंदगी का कुछ चीज़ों को अगर आप देखने के लिए कुंडली देख रहे हो ना, बहुत छोटी चीज़ है। उसके बाद शत्रु, शत्रु को भी देखा जाता है सिक्स्थ हाउस से। तो कि भाई कोर्ट केस चल रहा है, या तो फिर किसी और चीज़ों में आप उलझे पड़े हो, या तो आपके पैसे जो है वो मतलब कहीं ना कहीं शत्रुओं से लड़ने में ही ख़त्म होते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगेन ये जो चीज़ें हैं वो बहुत छोटी चीज़ें, अगर आप इस जिंदगी को ही फोकस करके कुंडली देख रहे हो तो मतलब बहुत छोटी चीज़ है, वो तो आप देख ही पाओगे। लेकिन अगर आप लाइफ से थोड़ा ऊपर उठ के देखोगे तो किस तरह के कर्म का बंधन आपकी, अगर कोई इस जिंदगी में आपसे शत्रुता निभा रहा है या कोई सिचुएशन ऐसी बन रही है, तो वहां पे आपको सिक्स्थ हाउस देखना बहुत जरूरी बन जाता है। फिर होता है सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस जो है वो सबसे ज्यादा लोग जो देखते हैं
वो होता है पार्टनरशिप के रिलेटेड का, और पार्टनरशिप रिप्रेजेंट होती है मैरिज से रिलेटेड। तो कि भाई आपके वाइफ कैसी होगी या आपके हस्बैंड कैसे होंगे और मैरिज लाइफ कैसी होगी, ये सारी चीज़ों को देखना है तो हम सेवेंथ हाउस को देख सकते हैं। और एज पार्टनरशिप का भाव है, तो आप अगर बिजनेस करने वाले हो तो बिजनेस के रिलेटेड पार्टनर्स के साथ आप बिजनेस कैसा कर पाओगे, वो सारी चीज़ों को भी देख सकते हो। बिजनेस अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, पार्टनर आपको धोखा देगा या तो अच्छे से बिजनेस में सपोर्ट करेगा, ये सारी चीज़ों को हम सेवेंथ हाउस से देख सकते हैं। उसके बाद एट हाउस। एट हाउस जो होता है, एट हाउस मतलब रहस्य, मिस्ट्री का पिटारा बोल सकते हो, या ऐसा भी बोल सकते हो कि एक कुआं है जो कभी खत्म नहीं होता है, बहुत अंदर जाता ही रहता है। अगर आपने उस कुएं में कुछ छलांग लगाई तो आप गिरते ही जाओगे, मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप ये सोच के कुछ चीज कुएं में डाल रहे हो कि ये कुआं मैं भर दूंगा, तो ये कभी ना भरने वाला कुआं जो है वो है हमारा एट हाउस। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ खाते हैं तो उसको हमें कहीं ना कहीं निकालना ही पड़ता है। तो जो भी हम मतलब नेचर की जो चीज़ें हैं उससे भी आप कुंडली को समझ सकते हो। हमने खाना खाया आज और कल सुबह उसको हमने निकाल दिया, तो वो जो खाना हमने निकाल दिया है वो हमारा है एट हाउस। और जो हमने खाना खाया है वो खाना हम खाते हैं सेकेंड हाउस पे, फैमिली में। एट हाउस से आप दूसरी चीज देख सकते हो, ससुराल को। ससुराल को भी आप एट हाउस से देख सकते हो। फिर बहुत सारी चीजें जो होती है जो रहस्यमयी होती है। रहस्यमयी मतलब कि जो कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है। अणधार्यु ते आगड़ थाय गुजराती में बोलते हैं। गुजराती में एक प्रार्थना है या भजन है, अणधार्यु ते आगड़ थाय। मैं बहुत छोटा था तब, तो ये जो अणधार्यु ते आगड़ थाय, वो उसका जो भाव है उसको देखना है तो एट हाउस देख सकते हो। लेकिन आप कभी भी ये चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि मतलब क्या होने वाला है या क्या होगा। हमेशा ये मिस्ट्री रहेगी। कहीं ना कहीं राहु केतु आ जाते हैं, पास्ट लाइफ से वो कुछ ना कुछ उठा के रख देते हैं यहाँ पे। फिर है हमारा नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, हमारा भाग्य। हम पिछले जिंदगियों में से क्या क्या पॉजिटिव चीज़ों को हम लेके आए हैं, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस में अगर बेनिफिट मतलब कि सौम्य या अच्छे प्लेनेट आके बैठे हैं, या तो फिर नाइन्थ हाउस का रूलर बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है कहीं पे भी कुंडली में, बहुत मतलब बहुत अच्छा रहता है। अगर नाइन्थ हाउस का रूलर जो है वो अच्छा है और अच्छी कंडीशन में बैठा है, तो ऐसे इंसान की जिंदगी में, अगर आपने इस तरह के इंसान, अगर किसी की कुंडली में अच्छे योग है नाइन्थ हाउस के रिलेटेड, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छी जगह बैठा है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, और अगर वो इंसान वैल्यूज को अच्छे से अपनी जिंदगी में रखा हुआ है कि भाई वो ऑनेस्ट है, प्रामाणिक है, सत्य बोलता है, सत्य पे चलता है, ये सारी चीज़ों को फॉलो करता है और वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, और नाइन्थ हाउस उसका अच्छा है, और गलती से आपने ऐसे इंसान को दुख दिया या उसको उसको कुछ उसके साथ कुछ गलत करने का सोचा, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, इस इंसान को बचाने के लिए वो किसी को बुलाएगा भी नहीं और वो आपसे लड़ेगा भी नहीं, लेकिन वो इंसान को बचाने के लिए खुद भगवान आएंगे। सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होगी कि उसके उसके सामने किसी की नहीं चलेगी। देखो, रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं ना, वो फॉलो करना होता है, लेकिन जब भगवान खुद उतरते हैं ना किसी के पक्ष में, उस टाइम पे कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन, कोई लिमिटेशन नहीं चलती है। तो जिसका भी नाइन्थ हाउस अगर स्ट्रॉन्ग है
और अगर वो अपने कर्मों को अच्छे अच्छे बना के बैठा है, सत्य, अहिंसा, प्रामाणिकता, बहुत सी अच्छी अच्छी वैल्यूज को वो अपनी जिंदगी में अंदर पचा के बैठा हुआ है, वैसे इंसान से कभी भी पंगा मत लीजिएगा, क्योंकि अगर उसने एक आंसू गिरा दिया, उस आंसू का बदला लेने के लिए भगवान उतरेंगे। और अगर आपकी कुंडली में इस तरह के योग बन रहे हैं तो आपको अपने कर्मों पे बहुत अच्छे से फोकस रखना है। कर्मों में प्रामाणिकता, कर्मों में हमेशा कभी भी छल कपट नहीं आना चाहिए, किसी भी तरह का मन में गलत भाव नहीं होना चाहिए। 9th हाउस को आपको बहुत अच्छा रखना है। अगर आपके 9th हाउस में मैलिफिक प्लैनेट भी बैठे हैं, फिर भी आप उसको पॉजिटिव कर सकते हो अच्छे कर्मों करके। हर एक हाउस पे अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा और आप कोई देखेगा नहीं, तो हम इसको मतलब थोड़ा शॉर्ट में रखते हैं। नेचुरली बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी निकल के आती रहती है, लेकिन एज अ शुरुआत के लेक्चर है तो थोड़ा लिमिट रखते हैं। फिर आ गया 10th हाउस। 10th हाउस जो है वो हमारे कर्मों का ही भाव है, मतलब कि 9th भाव में आपको भाग्य मिला हुआ है, और जो भी कुछ कर्म आप कर रहे हो इस जिंदगी में, अगर आपको जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही है, आपको बिजनेस करने का मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपको जो भी कुछ कर्म करना है, देखो आप अगर सिर्फ बैठे ही रहे हो ना, सिर्फ सांसें ले रहे हो, वो भी एक तरह का कर्म ही है। कुछ ना करना भी एक कर्म ही है, ये चीज को समझ लेना है। तो कर्मों को अच्छा करना है या बुरा करना है वो आपके हाथ में है, और उसकी फ्रीडम आपको देते हैं सैटर्न, उसका घर होता है। अगर आपने कर्म बिगाड़े, आपने सैटर्न बिगाड़ लिया, और फिर आप रोते बैठते हो कि भाई शनि की पनौती लग गई। अपने कर्मों पे ही डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की जिंदगी मिल रही है। सैटर्न का काम बहुत सिंपल है, वो एक कर्मों को, जो भी आप जैसे कर्म करते हो वो आपको आईना दिखाएगा टाइम के चलते। कभी भी आपने किसी को रुलाया है, किसी को, देखिए जब अर्जुन अर्जुन ने बोला कि मेरे सामने बहुत सारे अपने लोग हैं, मेरे फैमिली के लोग ही हैं, 9th हाउस की बात कर रहे हैं, उसके पास उतनी पावर थी कि वो अकेला सबके सामने लड़ सकता है, लेकिन उसने हथियार रख दिए। मैं अपने फैमिली मेंबर्स के सामने नहीं लड़ूंगा। तब ऊपर वाला खुद आके उसको उसके सारथी के रूप में आए, उसको बोला कि भाई तुझे अपना कर्म करना है। 10th हाउस, में ऊपर वाले ने उसको सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड किया। 9th हाउस में कर्म करने के लिए अर्जुन को ही बोला कि तुझे अपना कर्म करना है और वो करना है, उसमें कोई छुटकारा नहीं है। लेकिन पॉजिटिव कर्म करना है या नेगेटिव कर्म करना है वो बहुत स्ट्रांगली मैटर करता है। अभी उसने तो युद्ध किया तो कहीं ना कहीं उसने किसी ना किसी को मारा, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसे समझाया कि ये जो इनका शरीर है उसमें सामने जितने भी लोग हैं उन्होंने अधर्म का पक्ष लिया हुआ है, उन्होंने बहुत सारी गलत चीजों को सपोर्ट किया हुआ है। जहां पे उनको बोलना था गलत होता हुआ उनको दिख रहा है, लेकिन जहां पे उनको गलत को गलत कहने की ताकत रखनी थी वहां पे ये सब लोग चुप बैठे थे। वहां पे ये सब लोग चुप बैठे थे, और उसी रीजन से, वो एक रीजन नहीं है, बहुत सारे दूसरे रीजन है, उनकी पूरी लाइफ के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कर्म है, लेकिन पाप का घड़ा भर चुका था सबका। जितने भी लोग महाभारत के युद्ध में सामने थे उन सब को अपने पाप के घड़े को भर चुका था, तो उनके कर्म का जो फल था वो कहीं ना कहीं अर्जुन के हाथों से और पांडवों के हाथों से दिलवाना था कृष्ण भगवान को। ऐसा नहीं था कि कृष्ण भगवान खुद नहीं कर सकते थे, वो खुद भी कर सकते थे, लेकिन धर्म और अधर्म के लड़ाई के अंदर
कर्म बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसीलिए सैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि कर्म का जो भाव है, कर्म के भाव का रूलर जो है वो रूलर है सैटर्न। किसकी कुंडली में? काल पुरुष की कुंडली में, भगवान विष्णु की कुंडली में। आपकी कुंडली में यहाँ पे कौन लॉर्ड बन रहा है वो तो देखना ही है। उसके साथ में ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि काल पुरुष की कुंडली के अंदर भी सैटर्न जो है उसका घर है ये। और आपकी कुंडली में मानो कि मर्क्यूरी बन रहा है, तो मर्क्यूरी तो इसका रूलर है ही है। आपके कर्मों को मर्क्यूरी ही कहीं ना कहीं लेके उठा के लेके आएगा, लेकिन उसका रूलर सैटर्न भी है, ये चीज भी नहीं भूलनी है। अभी